नावल सुनने वाले शायकीन के लिए आज मैं लेकर आई हूँ जीना शर्जील की कलम से तहरीर करदा नावल, जो कि बनी बेस पर है। थोड़ा सा रोमांटिक है, थोड़ा सा बोल्ड है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे इनबॉक्स में करने हैं, वही कर दिया करें। शायद ये कोई मच्छर था जो काफ़ी देर से उसके कान और चेहरे के पास मुसलसल भिनभिना रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी देर से उलझन में मुब्तला था। जब वो मच्छर कहीं गायब हो गया तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया, मगर अब उसे अपने सीधे हाथ पर चुभन महसूस हो रही थी। यकीनन वो मच्छर उसके सीधे हाथ पर बैठा हुआ उसको काट रहा था। बेबसी की इंतहा ये थी कि पिछले 8 माह से वो अपने हाथ पांव चलाना तो दूर की बात, अपने वजूद में हल्के से जुम्बिश देने के भी काबिल नहीं रहा था। उसका दिमाग उसे बात समझने की आगाही देता था। उसका जिस्म सारे महसूसात से वाकिफ़ था, मगर हिलने से कासिर था। कोई ऐसा दर्द या तकलीफ़ नहीं थी जो उसने 8 माह में बर्दाश्त न की हो, मगर बेबसी का ये आलम था कि वो दर्द से चीख नहीं सकता था, ना ही अपने हाथ पांव को हरकत दे सकता था। जब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती तो उसकी आंख से आंसू रवां हो जाते। 8 माह से वो अस्पताल के एक बेड पर किसी जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसका दिमाग हाथ पर बैठे मच्छर से अस्पताल के कमरे के अंदर आने वाले फ़र्द पर चला गया। ये उसका एडिडेंट अदील हरगिज़ ही नहीं था, क्योंकि उसके कपड़ों से उठते सस्ते परफ्यूम की खुशबू और मुंह से आते पान की स्मेल उसे कमरे में अदील की मौजूदगी का पता देती थी। अपने माथे पर दिए गए बोसे से वो ज़रीन को पहचान चुका था। शायद वो अभी हवेली से सीधा अस्पताल में आई थी, तभी उसे मुख्तलिफ शॉपर्स और बैग रखने की आवाज़ें आ रही थी। तैमूर खान को मालूम था अब थोड़ी देर बाद वो कुर्सी पर बैठकर अपना सांस बहाल करती और पानी पीने के बाद उससे बातें करेगी, उसे हवेली का हाल बताएगी, दुनिया में क्या चल रहा है ये सब खबर देती। पूरी दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म किए उसे आज 8 माह गुजर चुके थे, मगर उसकी माँ ने उसका ताल्लुक़ किसी भी चीज़ से ख़त्म नहीं होने दिया था। कैसे हो खान? अभी मैं और ज़ाले शहर पहुँचे हैं। कल रात अम्मा हजूर काफ़ी परेशान थी तुम्हें ख्वाब में रोता हुआ देखकर। ज़िद पकड़कर बैठ गई, मुझे मेरे खान के पास ले चलो, मगर 4 घंटे का तवील सफ़र करना उनके लिए तो मुश्किल है। इसलिए बड़े खान ने ड्राइवर के साथ मुझे और ज़ाले को भेज दिया। ज़ाले के बारे में सोच रहे हो? वो डॉक्टर के पास गई है, तुम्हारी कल की टेस्ट की रिपोर्ट लेने थोड़ी देर में आती होगी। तुम बताओ मेरे बच्चे, कोई परेशानी तो नहीं हुई? हवेली में सब खैरियत है। चंद दिन पहले रोशी के पेपर ख़त्म हो गए थे तो वो वापस हवेली पहुंच गई है, वरना 1 माह से वो शहर में ही मौजूद थी। मैंने बताया था ना तुम्हें। अम्मा हजूर ठीक हैं, बस अब अपने कमरे में ही रहती हैं। सारा दिन उनका मुसल्ले पर बैठे तुम्हारी सेहत के लिए दुआ करते गुजर जाता है। बड़े खान वो भी ठीक हैं। पहले कभी बढ़ती हुई उम्र में बूढ़े नहीं लगते थे, मगर अब लगता है उन पर बुढ़ापा आ ही क्या है। ज़रीन हवेली में मुझे सबका अहवाल बताने लगी। इन 8 माह में बहुत कुछ बदल गया था। उसके कौमे में जाने के बाद वो मुस्तकिल अस्पताल में क़याम करने की वजह से सरदार इस्माइल ख़ान और ज़रीन और ज़ाले तीनों का ही शहर में आना जाना लगा रहता। कुबरा खातून 3 से 4-5 बार उसके पास अस्पताल आई थी, मगर तैमूर ख़ान को इस हालत में देखकर उनकी अपनी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। अब उन्होंने हवेली के तमाम मामलात और फैसले सरदार इस्माइल ख़ान पर छोड़ दिए थे और ख़ुद खुदा से लो लगा ली थी। बुढ़ापे के सबब अब कुबरा खातून की तबीयत में काफ़ी नरमी आ चुकी थी। रुशाने अस्पताल में एक बार भी नहीं आई थी। अगर आ जाती तो शायद तैमूर ख़ान को इस हालत में देखकर उसे सुकून मिलता, क्योंकि तैमूर ख़ान की वजह से उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो चुका था। अब तैमूर ख़ान को एहसास होने लगा कि वो रुशाने के साथ बहुत बुरा कर चुका है। वो भी अपनी सोचों में गुम था कि दरवाज़ा एक बार फिर खुला। तैमूर ख़ान आने वाली हस्ती के बारे में एक पल में बता सकता था। वो ज़ाले थी जो अस्पताल में ज़्यादातर उसी के पास मौजूद रहती थी। ओ मेरे खुदा, इस अदील के बच्चे को कितनी बार कहा है ये खिड़की मत खोला करें, सारे मच्छर कमरे में आ जाते हैं। अजीब मोटी अकल है इस लड़के की।
दूसरा हर वक्त उसके मुंह में पान भरा रहता है, इतनी जहर लगती है उसके मुंह से आती बू। जाले ने कमरे में आने के साथ ही सबसे पहले कमरे में मौजूद खिड़की बंद की और फिर एयर फ्रेशनर करती हुई वो तैमूर खान के पास आई और उसे देखने लगी। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए जाले, शरीफ बच्चा है, अच्छे से मेरे खान की देखभाल कर लेता है। जरीन जाले को समझाती हुई बोली, जबकि जाले तैमूर खान के सीधे हाथ के उस हिस्से पर आहिस्ती से अपनी उंगलियां फेरने लगी जो कि मच्छर के काटने की वजह से सुर्ख निशान छोड़ चुका था। तैमूर खान को उसकी उंगलियों की नरमाहट से सुकून मिल रहा था। वह जरीन की तरह से उससे बातें नहीं करती थी, सिर्फ उसका अच्छी तरह ख्याल रखती थी। सिर्फ शरीफ बच्चा है आंटी, मगर खान की देखभाल वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं करता। ये हफ्ते भर पहले जब मैं यहाँ से गई थी तब की शेफ बनी हुई है खान की। अगर मैं जाकर अभी उसकी खबर लूँ तो 10 तरह के बहाने बनाएगा। जाले अब तैमूर खान की बड़ी ही शेफ की तरफ इशारा करती हुई बोली। तैमूर खान को अंदाज़ा था अभी चंद घंटे गुजरने के बाद जाले खुद ही उसकी शेफ बनाने लगेगी। बस अल्लाह पाक मेरे बच्चे के जिस्म में जान डाल दे, वो खुद अपने काम करने के इस काबिल हो जाए, किसी दूसरे का मोहताज ही न रहे। जरीन अफसरदा लहजे में बोलने लगी, तभी तैमूर खान का भी दिल भर आया था। वो इन 8 माह में कौन कौन सी तकलीफ़ और अजियत उठा चुका था, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता था। जरीन की बात पर तैमूर खान की आंखों से आंसू रवा होने लगे। कमरे में फैली खामोशी से वो समझ गया जाले अब जरीन को खामोश करवा रही होगी और इशारों में से समझ आ रही होगी। एक बार फिर वो जाले की उंगलियों की नरमाहट महसूस करने लगा। वो उसकी आंखों से निकले हुए आंसू पोंछ रही थी। यार कमाल करती हो तुम भी, घर का सारा सौदा सिर्फ तुम्हें आज ही खरीदना था। फ्लैट की गेट से अंदर गाड़ी पार्क करते हुए वो 12-13 शॉपर्स थामे रोशाने को देखता हुआ बोला, साईं अब भूल रही है ये शॉपिंग का प्रोग्राम आपने बनाया था। रोशाने 2 शॉपर्स हाथ में लिए अपनी चादर संभालते हुए जगम के हम कदम चलते हुए उसे याद दिलाने लगी। मैंने तुम्हारी शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया था, ये नहीं कहा था कि पूरे घर का राशन आज ही ले लो। खबर करवा दिया यार तो कसम से। जगम आज जल्दी घर पहुंचा था और इत्तेफाक से रोशाने ने कॉलेज से ऑफ किया था, तो जगम ने उसे गर्म कपड़े लेने के लिए कहा। क्योंकि मौसम अब तब्दील हो रहा था, मगर रोशाने किसी और ही मूड में थी। जब भी उसने अपनी शॉपिंग करने के बाद करीबी मार्ट से ग्रोसरी का भी प्रोग्राम बना लिया। 2 दिन बाद तो ख्वारी उठानी पड़ती सही आपको, लाएं 1-2 शॉपर्स मुझे पकड़ा दें। रोशाने उसके हाथ में ढेर शॉपर्स पकड़े जैगम को देखकर साथ चलती हुई उसे ऑफ़र करने लगी, जिस पर जैगम ने उसे घूर कर देखा। ये जो 2 शॉपर्स तुम्हारे हाथ में मौजूद है ना, बस तुम इन्हें मजबूती से पकड़ कर चलो। जैगम के तर्ज करने पर रोशाने को हंसी आ गई। थोड़ी देर पहले उससे एक शॉपर नीचे गिर गया जिसमें फ्रूट मौजूद था। वो तो अल्लाह भला करे वॉचमैन का, जिसने जैगम के गुस्सा करने से पहले सारे सेब और केले उठाकर शॉपर में डालकर रोशाने को पकड़ा दिए थे। अभी वो दोनों बातें करते करते लिफ्ट के करीब पहुंचे तो मालूम हुआ किसी खराबी की वजह से लिफ्ट बंद थी। जैगम ने बेजार सी शक्ल बनाकर रोशाने को देखा। रोशाने से अपनी हंसी छुपाना मुहाल हो गया। उनका फ्लैट 5वीं मंजिल पर था और अब सीढ़ियों से उन दोनों को ऊपर जाना था। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जैगम सारे शॉपर्स हाथ में थामे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ संजीदगी से रोशाने को देखकर पूछने लगा, जो कि उससे 2 सीढ़ियाँ पीछे थी, ये बताएं कि आपको इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है। रोशाने अब मुस्कुराती हुई जैगम से पूछने लगी। शादी के चंद दिनों बाद ही उन दोनों में अजनबियत की दीवार गिर चुकी थी और इसमें सारा कमाल जैगम का था। गुस्सा नहीं आ रहा यार, उलझन हो रही है। इस लिफ्ट को भी अभी ख़राब होना था। जैगम बेजार कैफियत में बोलता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, क्योंकि अभी उसे एक चंद और काम निपटाने थे। चलें, मैं आपकी उलझन दूर कर देती हूँ। ऐसा करते हैं, हम दोनों सीढ़ियों पर रेस लगाते हैं और देखते हैं पहले सीढ़ियाँ कौन चढ़ता है, अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुँचता है। ऐसे वक्त का पता भी नहीं चलेगा और सीढ़ियाँ भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी। रोशाने खुशी खुशी से उसे आइडिया देती हुई बोली। सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जैगम रोशाने की आइडिया देने पर उसे घूरने लगा।
ऐसी फजूल सोच कैसे दिमाग में आ जाती है तुम्हारे? वो रुशाने की बात को सीरियस नहीं लेते हुए बोला। कभी कभी फजूल कामों को एंजॉय करना चाहिए साईं, मज़ा आता है। चले ना, रेस लगाते हैं। वह जैगम के साथ चलती हुई बच्चों की तरह जिद करने लगी, जिस पर अब जैगम को हंसी नहीं आई। साथ ही वो तेज़ी से दो दो सीढ़ियाँ फलांगते हुए ऊपर चढ़ने लगा। जब सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तब रुशाने को समझ में आया कि वो इससे आगे निकलकर पहले फ्लैट तक पहुंच जाएगा। रुशाने भी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इस तरह रेस लगाते हुए उन दोनों को ही अपनी बचकाना हरकत पर हंसी आ रही थी। जैगम अपनी सारी बेजारियत भूल चुका था और वह रुशाने को पीछे छोड़ता हुआ काफ़ी आगे निकल चुका था। आह साईं! अचानक रुशाने की आवाज़ पर जैगम ने पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों शॉपर्स ज़मीन पर रखकर अपना पाँव पकड़े बैठ चुकी थी। ऊपर खड़े होकर क्या देख रही है? नीचे आए, चोट लगी है मुझे। रुशाने जैगम को देखकर मुंह बसूरती हुई बोली। अच्छा, मुझे लगा कि तुम रेस जीतने के लिए चोट लगने की एक्टिंग कर रही हो। जैगम उसकी चालाकी समझ चुका था, तभी खड़े खड़े बोला। आपको रेस जीतने की पड़ी है? अब क्या मैं रोक कर दिखाऊंगी, तब आपको यकीन होगा कितना दर्द हो रहा है मेरे पाँव में। रुशाने दर्द से कराहती हुई बोली तो जैगम को उसका ड्रामा समझने के बावजूद सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आना पड़ा। लाओ ये शॉपर्स और बैग भी मुझे दे दो। जैगम उसके पास पहुंचकर बोला तो रुशाने ने झट से अपने शॉपर उसके हाथ में पकड़ाने के बाद अपना हैंडबैग जैगम के गले में लटकाकर शरारती मुस्कुराहट होंठों पर सजाए सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ने लगी। जैगम उसकी शरारत समझने के बावजूद मुस्कुराता हुआ उसके पीछे पीछे तमाम शॉपर्स उठाए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और उसे खिलखिलाकर हंसता हुआ देखकर वो खुद भी हंस रहा था। वैसे भी वो ये रेस जानबूझकर हारने का इरादा रखता था। साईं, ये रेस तो आप अपनी रोशी से हार गए। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर रुशाने फूली हुई सांसों के दरमियान जैगम से बोली। मैं ये रेस नहीं हारा, बल्कि अपना दिल हारा हूँ। यह रेस तुम चीटिंग से जीती हो अपने साईं से। जैगम बोलता हुआ अचानक से उसके होंठों पर झुका। ये क्या फजूल हरकत है, कोई देख लेता तो? रुशाने ने एकदम जैगम की हरकत पर इधर उधर देखा और नाराज़ होती हुई जैगम से बोली। अभी तुम ही ने तो कहा था कि फजूल हरकतों को भी कभी कभी इंजॉय कर लेना चाहिए। अब ये शर्माना छोड़ो, मेरी पॉकेट से चाबी निकालकर दरवाजे का लॉक खोलो। सुरमई शाम आहिस्ता आहिस्ता रात की तारीकी में ढल रही थी। हवेली के लॉन में वो अपने गिर्द चादर लपेटे हुए कुर्सी पर बैठी जैगम और अपनी पुरानी बातें सोच रही थी। मौसम एक बार फिर तब्दील हो रहा था। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी, मगर 9 माह से उसके दिल के अंदर का मौसम एक ही जैसा था, बेहद उदास। रोशी, बच्ची यहाँ क्यों बैठी हो? रात होते ही सर्दी बढ़ जाती है और मैंने कल भी तुम्हें कहा था कि पाँव लटकाकर मत बैठा करो। देखो कितनी सूजन आ गई दोनों पैरों पर। तुम ज़रा भी अपनी फिक्र नहीं करती। जरीन बाहर लॉन में आकर रुशाने से नाराज़ होते हुए बोली। डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते के बाद की डेट दी थी, मगर वो अब बिल्कुल अपने आप से बिल्कुल बेपरवाह हो चुकी थी। जरीन ही उसका ख्याल रखती थी। जरीन खुद इस उम्र में आकर रुशाने और तैमूर खान की उजड़ी हालत देखकर काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। सरदार इस्माइल खान का भी हाल इससे मुख्तलिफ न था। इतना ज़्यादा परेशान मत हुआ करे मेरे लिए ताई माँ। जिसे फ़िक्र होनी चाहिए उसे तो शायद मेरे हाल की खबर तक नहीं है। वो तो शायद अपनी औलाद को भी अपनाना नहीं मानते। गुज़रते दिनों के साथ वो चिड़चिड़ी होने के साथ साथ काफ़ी तल्ख भी होती जा रही थी। अभी वो तल्खी से जरीन से कह रही थी। फिर उल्टी बात कर दी तुमने। कितनी बार कहा है गलत मत सोचा करो अपने साईं के बारे में। उस दिन उसने तो ऐसी बात की ही नहीं थी। ये घटिया इल्ज़ाम तो उसकी माँ ने लगाया था। जरीन काफ़ी दिनों से महसूस कर रही थी गुज़रते दिनों के साथ वो जैगम से बदगुमान होने लगी थी। इसलिए रुशाने को समझाती हुई बोली। उनकी माँ ने मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने एक बार भी अपनी माँ को आगे से बुरा बोलने से नहीं रोका, बल्कि उल्टा मुझे यहाँ भिजवा दिया। एक बार पलट कर नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। अगर मेरे वजूद में पलने वाली औलाद को वो अपना खून समझते तो क्या मुझसे लापरवाही बरतते? ये मर्द ज़ात बहुत सफाक होती है ताई माँ। अब नफ़रत सी होने लगी इन सब से। रुशाने के लहजे में घुली नमी महसूस करके जरीन का भी दिल अफसरदा होने लगा। अपने शोहर की तरफ से दिल में मैल मत लाओ बच्चे, वरना ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। तैमूर खान ने तुम्हारे साथ बुरा किया और ऊपर वाले ने देखो उसको उसी वक्त सज़ा दे दी। तैमूर खान के लिए भी बेशक दिल साफ मत करो।
मगर अपने साई के लिए अपना दिल मत ख़राब करो। अल्लाह सब बेहतर करेगा। चलो अब कमरे में आ जाओ, वरना बड़े खान नाराज़ होंगे। जरनीन नहीं चाहती थी कि वो अपने शौहर के लिए दिल में कोई बात रखे, इसलिए रुशाने से बोलती हुई खुद भी कुर्सी से उठी और रुशाने को लेकर कमरे में जाने लगी। शुरू शुरू में तो वो जगम को बहुत याद करती। इब्तदा के मुसलसल 3 माह तक वो डेली उसे कॉल करती, मगर जैगम उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। रुशाने ने अपनी झूठी कसम खाने पर भी जैगम से माफ़ी मांगी थी। तमाम हालात और वाक़यात बताए थे। मालूम नहीं जैगम ने उसके मैसेज पढ़े भी थे कि नहीं। सरदार इस्माइल खान और जरीन में भी बीच में पढ़कर मामले को सुलझाना चाहा, मगर जैगम शहर में मौजूद होता, जबकि कशमाला उन दोनों मियाँ बीवी से काफ़ी बदअखलाक़ी से पेश आई थी। वही फ़िरोज़ जतोई ने भी सरदार इस्माइल खान को दोबारा हवेली में कदम रखने से मना कर दिया। कशमाला ने उन लोगों को भी ये भी बोला कि वो अपने बेटे की जल्द दूसरी शादी करवाएगी। शहर में जाकर जैगम से मुलाकात करने पर सरदार इस्माइल खान को उसकी तरफ से काफ़ी कोल्ड रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद से रुशाने ने भी जैगम की ज़िद छोड़ दी थी। बात करते हुए, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम? लगता है अपने बाप बनने की खबर तुम तक पहुंच गई है। वैसे तो चंद माह से वो अब अपने गुस्से में ही रहने लगा था, मगर कल से वो कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो रहा था। बात करने पर काट खाने को दौड़ रहा था। तभी फ़िरोज़ जतोई मोबाइल पर अपने बेटे से पूछने लगा, बाबा साईं प्लीज़ वो बात करें जिसके लिए आपने कॉल की है। इन फजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बात तो फ़िरोज़ जतोई की 16 आने दुरुस्त थी। कल ही रोशाने ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था। ये बात जैगम को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। वो शहर में किस अस्पताल में एडमिट है, किस डॉक्टर के पास उसका आना जाना होता है, उसके तमाम अपॉइंटमेंट से लेकर उसके कॉलेज जाने तक की वो सब खबर रखा था। रोशाने कब हवेली में मौजूद होती है, अपने चेकअप और पेपर्स देने के लिए कब शहर आई, उसे सब इल्म था। तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। वो तुम्हें यूं उजड़ा हुआ नहीं देख सकती। पहले तो मैं इस हक़ में नहीं था, लेकिन अब मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ की बात मान लो। पलवरशा की ननद एक अच्छी लड़की है। जैगम के कहने के मुताबिक फ़िरोज़ जतोई वाकई काम की बात करने लगा। यार, आप और माँ थकते नहीं हैं बार बार एक ही टॉपिक पर बात करके? खुदा का वास्ता है आप दोनों को ये बिला वजह की दूसरी शादी की ज़िद छोड़ दें, वरना मैं हवेली आना छोड़ दूँगा। फ़ोन रख रहा हूँ, उस वक्त ऑफिस में हूँ, काफ़ी बिजी हूँ मैं। जैगम बेजार आता हुआ बोला और कॉल काटकर मोबाइल सामने मेज़ पर पटक दिया। यस। दरवाजे पर खड़ा सेक्रेटरी कमरे के अंदर हाथ में फ़ाइल लेकर आया था। इस वक्त मैं बिज़ी हूँ अहमर, ये फ़ाइल थोड़ी देर के बाद ले आना, और अब मेरे रूम में किसी को भी मत भेजना। सेक्रेटरी के कुछ बोलने से पहले ही जैगम उससे बोला और पैकेट से सिगरेट निकालता हुआ उसे लाइटर की मदद से जलाने लगा। तो ऐसे मजाक में भी मत बोलिएगा। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती आपको किसी और के साथ देखकर, भले ही ज़िंदगी में मुझसे कितने ही खफा हो जाए, मगर ये दूसरी शादी वाला जुल्म मुझ पर मत कीजिएगा। स्मोकिंग करते हुए जैगम के कानों में रुशाने की आवाज़ गूंजी। और तुम सोचती हो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूँगा कि कोई भी तुम्हारा नाम मेरे दुश्मन के नाम के साथ जोड़े? तुम्हें ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए था किसी को, बेवकूफ़ लड़की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने साईं की झूठी कसम खाते हुए। बहुत ही अच्छा होता जो मैं ले आता तुम्हारे ऊपर सोतन, अगर मेरा खुद का दिल गुवारा करता तो। जैगम अपने मोबाइल में मौजूद रोशाने की तस्वीर देखकर उससे मुखातिब हुआ। उस पर कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, उसे अपनी नज़रों से दूर करने के बावजूद वह मोबाइल से उसकी तस्वीरें मिटा नहीं सका था। वो रोशाने पर शक मर कर भी नहीं कर सकता था, लेकिन गुस्सा उसे रोशाने के झूठ बोलने पर आया। मोबाइल में उन दोनों की एक साथ तस्वीर देखकर उसके मोबाइल में मौजूद मैसेज देखकर आया। गुस्से के बावजूद वो शमशेर जतोई के कहने पर या किसी के भी बदकिरदार बोलने पर रोशाने से अपना ताल्लुक़ या रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता था, लेकिन रोशाने को सज़ा देने के लिए उसे अपनी नज़रों से दूर कर दिया था। वो अलग बात थी, रोशाने को खुद से दूर करके वो भी सज़ा काट रहा था, मगर वो कल से अपने आप को बहुत ज़्यादा बेचैन और बेबस महसूस कर रहा था। अपनी औलाद को देखने के लिए तड़प रहा था। जो सज़ा उसने रोशाने को खुद से दूर करके दी थी, वो खुद भी मुसलसल दूरी का अजाब सह रहा था, लेकिन अब वो अपनी औलाद को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, न उससे दूर रह सकता था। इसलिए अस्पताल जाने का इरादा करने लगा।
वह अस्पताल के प्राइवेट कमरे में पहुंचा तो कमरा खाली था, मगर दाएं तरफ रखे झूले में मौजूद उस नन्हे से वजूद को देखकर उसका दिल बेसाख्ता धड़का। वह कदम उठाता वह झूले तक पहुंचा, नर्म और नाजुक से अपने सोए हुए बेटे को गौर से देखने लगा। चंद महीनों में जला हुआ खून जैसे उसका सिरों बढ़ने लगा। उसके नैन नक्श अभी तक सही से वाज़ेह नहीं हो रहे थे कि वो अपनी माँ पर गया है या उस पर। मेरा छोटा साईं, जैगम मुस्कुराकर दिल ही दिल में बोलता हुआ बेहद आस्तगी से झूले में से अपने बेटे को गोद में उठाने लगा। अपनी आगोश में बेटे को लेने के बाद जैगम के एहसासात अजीब से होने लगे। उसे अपने अंदर ठंडक सी उतरती हुई महसूस हुई। वो उसका बेटा, उसका खून था, जो अपने बाप की गोद में आने के बाद मासूम से मुस्कुराने लगा। उसको मुस्कुराता हुआ देखकर जैगम को लगा कि एक दफ़ा फिर उसका खून ढेरों बढ़ गया है। वो खुद भी नरम मुस्कुराहट के साथ उस नन्हे वजूद की पेशानी चूमने लगा। आराम से पैर रखकर नीचे उतरो। जरीन ने वॉशरूम के बाहर बने हुए स्टेप को देखकर रोशाने को तलकीन की तो जैगम जरीन की आवाज़ पर चौंका। ताइमा, मुझे घर ले चले, इस अस्पताल के कमरे में मुझे वहशत सी हो रही है। रोशाने की आवाज़ जिसमें बेजारी का अंसर नुमाया था। जैगम नज़र उठाकर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा। तुम? जरीन की जैगम पर नज़र पड़ी, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। इससे पहले जैगम कुछ बोलता, रोशाने की नज़र जैगम के हाथों में अपने बेटे पर पड़ी। वह जरीन से हाथ छुड़वाकर हाँफती हुई जैगम की तरफ बढ़ी। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे बेटे को छूने की? इसे फ़ौरन छोड़ दें साईं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैगम उसके धुले हुए चेहरे को हैरत से देखने लगा, जिस पर पानी की बूंदें अभी तक मौजूद थी। जैगम के पास आकर रोशाने ने झपटने वाले अंदाज में अपने बेटे को जैगम से लिया। जैगम ने उसकी कंडीशन के मद्देनज़र आराम से रोशाने को अपना बेटा दिया, मगर उसे जताना नहीं भूला। तुमसे बुरा कोई दूसरा है भी नहीं। मेरी नज़र में कोई नई बात बताओ, ये तो मुझे पहले से मालूम है। और तुम खुद इतना जान लो कि इसको पैदा करने से अगर तुम उसकी माँ बन गई हो तो इसमें मेरा खून भी शामिल है। बाप हूँ मैं इसका, इस पर जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। जैगम रोशाने को देखता हुआ बोला, जो उसके बेटे को अपने सीने से लगाए पूरी तरह हाँप रही थी, जबकि जरीन बिल्कुल खामोश खड़ी थी। किस हक की बात कर रहे हैं आप साईं? कैसे कन्फर्म हुआ आपको कि ये आपका खून है? रोशाने जैगम को देखकर तंजिया बोली तो वह जबड़े ज़ोर से भींचकर गुस्से में रोशाने को देखने लगा। अब मेरे आगे कोई उल्टी बात मत करना रोशी, वरना तो मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानती हो। जैगम उंगली उठाकर रोशाने को वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला। वो हरगिज़ तवक्का नहीं कर रहा था कि रोशाने उससे इस कदर बदतमीज़ी से पेश आएगी। जैगम को गुस्से में देखकर जरीन चलती हुई रोशाने के पास आई। अब और क्या करेंगे आप मेरे साथ गुस्से में आकर? ये तो आपकी हवेली भी नहीं है जहाँ से आप मुझे निकल जाने का हुक्म देंगे। रोशाने को ना अब उसके गुस्से की परवाह थी ना कोई खौफ, इसलिए निडर होकर बोली, रोशी ज़ुबान मत चलाओ, खामोशी से जाकर बेड पर लेटो और लाओ इसे मुझे दो। अब बीच में जरीन को मुदाखलत करना ज़रूरी हो गया था। वो नहीं चाहती थी बात मज़ीद ख़राब हो, इसलिए बच्चा रोशाने से लेकर उसे दोबारा झूले में लेटाने के बाद वो रोशाने को सहारा देकर बेड पर लेटाने लगी, जबकि जैगम अभी तक खड़ा उससे घूर रहा था। ऐसा गुस्ताखाना रूप तो उसने अपनी बीवी का पहले कभी नहीं देखा था। ये यहाँ क्यों खड़े हैं ताइमा? इनसे कहीं चले जाए यहाँ से। वो बेड पर लेटी नहीं थी, पीछे तकिए से टेक लगाकर बैठ गई थी, मगर जैगम को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर चिढ़कर बोली, काफ़ी ज़ुबान नहीं चलने लग गई है तुम्हारी, या फिर इसे पैदा करके सारी तमीज़ ही भूल गई हो? यहीं अस्पताल में रहकर अपना दिमाग दुरुस्त कर लो, वरना यहाँ से घर ले जाकर ये काम मैं खुद करूँगा। अब जैगम भी जरीन की मौजूदगी की परवाह किए बगैर रोशाने को आंखें दिखाता हुआ बोला, कौन से घर की बात कर रहे हैं साईं, जहाँ से आपने मुझे निकाला था? आपको लग रहा है कि मैं वहाँ दोबारा जाऊँगी आपके साथ? अब मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊँगी। अगर कोई खुशफहमी आप अपने दिल में पाल कर बैठे हैं तो उसे दूर करके यहाँ से जाइएगा। जैगम के घर ले जाने वाली बात पर जहाँ जरीन खुश हुई थी, वहीं रोशाने तड़क कर बोलने पर वो रोशाने को टोकती उसे चुप करवाने लगी, मगर रोशाने अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुई, जबकि जैगम खामोश खड़ा अब उसे फराटे भर की ज़ुबान चलाते हुए देख रहा था। ठीक है, तुम्हारा जाना या ना जाना तुम्हारी खुद की चॉइस है,
मगर मेरा बेटा तो अब मेरे साथ ही जाएगा, ये बात तो कन्फर्म है। झूले में लेटे हुए अपने बेटे को देखकर जैगम जितने आराम से बोला, रोशानी हैरत और खौफसदा होकर जैगम को देखने लगी। उठ क्यों रही हो रोशी, बैठी रहो। रोशानी के बेड से उठने पर जरीन उसका बाजू पकड़कर बोली, मेरा बेटा मुझे लाकर दे दें ताई माँ, खुदा के लिए मेरा बेटा मुझको दे दें। अब वो बाकायदा रोती हुई जरीन को देखकर बोली और साथ ही बेड से उतरने लगी। खामोशी से बैठी रहो रोशी, बेड से उतरी तो अच्छा नहीं होगा, बंद करो ये फजूल का रोना। जैगम उसको गुस्से में देखता हुआ बोला तो जरीन जैगम के पास आई। वो कल से बहुत तकलीफ़ उठा चुकी है, अभी भी उसे काफ़ी दर्द है, इसलिए अपने बच्चे के लिए हसास हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं करो वरना उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। हम सारे मामले बैठकर बाद में तय कर लेंगे। जरीन जैगम को देखती हुई बोली, तो फिर आप इसका दिमाग में बिठा दें कि बिला वजह किसे छोड़ दें। मेरी औलाद किसी और के दर पे पले, ये मुझे गवारा नहीं। जैगम जरीन को बोलता हुआ एक नज़र रोती हुई रोशानी पर डालकर अपने बेटे को प्यार करता हुआ वहाँ से चला गया, क्योंकि वह जब तक वहाँ मौजूद रहता रोशानी उसे देखकर टेंशन में रहती। जाले इस वक्त शहर वाले बंगले में मौजूद थी। पहले तो ये बंगला सालों साल बंद पड़ा रहता, तैमूर खान का ही अपने दोस्तों के साथ यहाँ आना होता, मगर तैमूर खान के एक्सीडेंट के बाद से अब यह बंगला मुस्तकिल की रिहाइश के लिए इस्तेमाल हो रहा था। कल 9 माह गुजरने के बाद तैमूर खान के बेहोश वजूद में जान पड़ी थी। उसके होश आने में के बाद डॉक्टर से मशवरा लेकर उसे उसी बंगले में शिफ्ट कर दिया था। जाले और सरदार इस्माइल खान यहीं उसके पास मौजूद थे। क्या मसला हो गया है, ये कमरे में इतना क्यों शोर मचा रखा है? कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो दिल से पूछने लगी, मगर उसकी नज़रें बेड पर लेटे हुए तैमूर खान पर थीं, जो अब भी अपने हाथ पांव हिलाने से कासिर था और मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर शोर बर्पा कर रहा था। मैम, मैं सर का ड्रेस चेंज करना चाह रहा हूँ, मगर ये मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। अदील अपने हाथ में तैमूर के कपड़े थामे कमरे में दाखिल होती हुई जाले को देखकर बताने लगा। जाले एक बार फिर तैमूर खान को देखने लगी, जो अपने हाथ को हरकत देने की कोशिश कर रहा था, मगर अपने हाथ को हरकत नहीं दे पा रहा था। एक बार फिर वो जाले को देखकर मुंह से आवाज़ें निकालने लगा। जाले समझ गई थी तैमूर खान उसको बुला रहा था। कल ही वो होशो हवास की दुनिया में आया था, तब से ना वो अपने हाथ पांव को हरकत दे पा रहा था, ना ही उसके मुंह से लफ्ज़ अदा हो पा रहे थे। क्या हुआ? क्या ये कपड़े पसंद नहीं तुम्हें? दूसरे कपड़े पहनना चाह रहे हो? जाले तैमूर खान के पास आकर उससे पूछने लगी। तैमूर खान नफ़ी में सर हिलाते हुए एक बार फिर अपने हाथ को हरकत देने की कोशिश करने लगा। क्या तुम ये कपड़े मुझसे तब्दील करवाना चाह रहे हो? जाले तैमूर खान की बात समझते हुए उससे बोली और उसके कांपते हुए हाथ पर अपना हाथ रखा, जिससे तैमूर खान के चेहरे के तासुरात नरम पड़े। लाएं अदील, ये कपड़े मुझे दे दे और जाते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिएगा। वह दिल से कपड़े लेती हुई फोल्डिंग बेड को ऊपर करने लगी, ताकि तैमूर खान को कपड़े आसानी से तब्दील करवा सके। मैम माँ, जाले उसे बहुत एहतियात से शर्ट तब्दील करवा रही थी, तब वो जाले से कुछ पूछने लगा। वो रोशानी के पास हवेली में मौजूद हैं। रोशानी को भी इस वक्त उनकी ज़रूरत है। आंटी सिर्फ तुम्हारी माँ तो नहीं है, वैसे तुम्हारे बारे में इतला कर दी गई है, तब से काफ़ी बेचैन है आंटी। ड्राइवर भेजकर उनको यहाँ बुलवा लिया है, रात तक यहाँ पहुँच जाएंगी वो। जाले जानती थी तैमूर खान उससे अपनी माँ के बारे में पूछ रहा है, इसलिए वो तैमूर खान को तफसील से बताने लगी। शर्ट तब्दील हो चुकी थी, अब जाले की नज़रें साफ़ सुथरे तयशुदा ट्राउज़र पर जमी थीं। उसकी नज़रों को देखते हुए तैमूर खान नज़रें चुरा गया। लेटो, ये ट्राउज़र चेंज करवा लो। जाले बोलते हुए फोल्डिंग बेड को स्ट्रेट करने की गर्ज से मुड़ने लगी। तब तैमूर खान मुँह से आवाज़ें निकालता हुआ नफ़ी में सर हिलाने लगा। अदील को बुलाऊं फिर? इनकार करने पर जाले तैमूर खान से पूछने लगी, जिस पर वह मज़ीद नफ़ी में सर हिलाने लगा। साथ ही उसकी आंखों से अश्क जारी हो गए। जाले थोड़ी देर खामोशी से तैमूर खान को रोता हुआ देखने लगी, फिर उसकी पूंछ से तकिया निकाल कर, जो थोड़ी देर पहले ही उसने उस सहारे की गर्ज से लगाया था, फोल्डिंग बेड को स्ट्रेट करने के बाद उसका ट्राउज़र तब्दील करने लगी। वो जानती थी तैमूर खान इस वक्त बेबसी की तस्वीर बना हुआ आंसू बहा रहा था। जो कल तक दुनिया को अपनी ठोकर पर रखता था, आज वो खुद दूसरों का मोहताज हो चुका है। तुम्हारी दवा का टाइम हो गया है, मगर इससे पहले डॉक्टर के दिए गए चार्ट के मुताबिक तुम्हें डाइट लेनी है अपनी।
मैले कपड़े बास्केट में रखने के बाद वो सामने टेबल पर रखे फूड कॉम्प्लीमेंट का डब्बा खोलने लगी, जो कि कमरे में ही मौजूद था। अभी तैमूर खान में हलक से कुछ निकलने की ताकत नहीं थी, इसलिए उसे कल से औरल डाइट दी जा रही थी। तैमूर खान एक बार फिर जाले की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा, मगर नाकामी की सूरत में एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू रवा हुए। तुम ये गज़ा अदील की बजाय मेरे हाथ से लेना चाह रहे हो, ऐसा ही है ना? प्याले में मौजूद गज़ा वो चम्मच की मदद से तैमूर खान में मुंह डालने लगी। तैमूर खान अपना पेट भरने के साथ साथ जाले का चेहरा गौर से देख रहा था, जो वक्फे से चमचा उसके मुंह में डालकर हर थोड़ी देर बाद रुमाल से तैमूर खान का मुंह साफ करती और उसको मुस्कुरा कर देखती। अब 20 मिनट के वक्फे के बाद अदील तुम्हें दवा दे देगा। प्लीज़ खामोशी से खा लेना, मैं थोड़ी देर आराम करना चाह रही हूँ। खाली बर्तन जाले ट्रे में रखती हुई बोली। तो तैमूर खान की आंखों में बेचैनी उतरने लगी। अब क्या हुआ खान, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं थोड़ी देर आराम करूं? जाले तैमूर खान से पूछने लगी। तैमूर खान के चेहरे पर जाले के जाने का सुनकर बेचैनी के तासुरात नुमायां होने लगे। बेबसी के एहसास से एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू रवा हुए। शायद वो नहीं चाहता था कि जाले उससे दूर जाए। अच्छा, बार बार यूँ परेशान मत हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं, कोई दूसरा तुम्हारे काम नहीं करे, तो ऐसा ही होगा। मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहूँगी और तुम्हारे सारे काम खुद अपने हाथों से किया करूँगी, ऐसा ही है ना? जाले तैमूर खान के आंसू साफ करती हुई नरमी से उसी के दिल की सारी बातें बोल रही थी। अब तैमूर खान के लबों पर इत्मीनानियत भरी मुस्कुराहट रिंगी। अभी तुम जैसा चाहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, लेकिन जब तुम मुकम्मल सेहतयाब हो जाओगे तब तुम वो करोगे जो मैं चाहूँगी। जाले आहिस्तगी से तैमूर खान का हाथ थामते हुए बोली। तो तैमूर खान तजस्सुस से जाले को देखने लगा, जैसे जानना चाह रहा हो कि जाले क्या चाहती है। आज़ादी, तुम्हें मुझे इस रिश्ते से आज़ादी देनी होगी। जाले ने जितने नॉर्मल अंदाज में कहा, तैमूर खान के चेहरे के तासुरात यकलख्त तब्दील हुए। खौफ से तैमूर खान ने अपना हाथ झटका था। ऐसा करते हुए उसे काफ़ी तकलीफ़ हुई। एक बार फिर वो आंखों में आंसू भरकर जाले को देखने लगा, जो टेबल पर रखी मेडिसिन उठा रही थी ताकि उसे वो दवा दे सके।